माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने साइबर क्राइम, मानवाधिकार, जनहित याचिका से संबंधित जितने प्रश्न बनने की संभावना बनती है वो सारे प्रश्नों का कलेक्शन इस सेट में मैं आप लोगों को लेकर के आया हुआ हूँ। और इसके साथ साथ ये जो भी सेट है वो हमारे गिरी सर क्लासेस जीके जीएस टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा इसका पीडीएफ, और उससे आप लोग एक बार स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और ये लगभग 70-75 प्रश्नों का ये सेट है, और इस सेट को अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा में पूछने की संभावना बन जाती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली, और इसी नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थापित किया गया है। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और दूसरा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब प्रवर्तन में आया। तो आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 को प्रवर्तन में आया। इसी प्रवर्तन शब्द को अन्य शब्दों से भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ। तो लागू या प्रवर्तन ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा 28 सितंबर 1993। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल धाराओं की संख्या है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल धाराओं की संख्या आपका 43 धाराएं हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है। तो कुल अध्यायों की जो संख्या है वो आपका 8 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार को कब अपनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकार को 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पहली बार संशोधन कब किया गया। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पहली बार संशोधन आपका 2006 में किया गया, जबकि दूसरा संशोधन जो किया गया था वो आपका किया गया था 2019 में। तो इस तरीके से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में अब तक 2 बार संशोधन किया जा चुका है, जिसमें पहली बार 2006 में और दूसरी बार 2019 में किया गया। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसको शॉर्ट में कहते हैं UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। और इसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर हमें बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2006। इसका आंसर हो जाएगा 1946। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1946 में की गई थी। और UNHRC का मुख्यालय आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें आंसर देंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन के स्वयं सेवक अभियान चलाते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन के जो स्वयं सेवक होते हैं वो क्या करते हैं। तो वो विश्व भर में मानवाधिकार की पहल करते हैं, लोगों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते हैं। 10वां क्वेश्चन आप लोगों का कि मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया। तो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है महासभा के द्वारा 1948 में अपनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 5। और इस वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष
सहित कुल सदस्य संख्या कितनी हो जाती है, तो इनकी संख्या हो जाती है 6। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इसके साथ साथ 7 अन्य सदस्य जो होते हैं वो पदेन सदस्य के रूप में शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। और ये 93 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश के रूप में अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अध्याय में राज्य मानवाधिकार संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका अध्याय 5। और इसी अध्याय 5 में राज्य मानवाधिकार संबंधी प्रावधान भी दिए गए हैं। जैसा कि हम लोग पीछे देखे हैं कि मानवाधिकार आयोग में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, तो अध्याय में आपका जो 5वां अध्याय है वो राज्य मानवाधिकार संबंधी प्रावधान को प्रस्तुत करता है। 14वां क्वेश्चन कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की एक समिति की अनुशंसा पर करता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री, क्योंकि आपका इसमें राज्य मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो भी अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार में नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और राज्य मानवाधिकार आयोग में कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है एक ऐसे समिति की सिफारिश पर करेगा और उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो उस समिति का अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जबकि आपका राज्य मानवाधिकार आयोग में राज्यपाल सदस्यों की नियुक्ति करता है, लेकिन इस एक समिति के परामर्श से करता है और इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो आंसर हो जाएगा आपका 2। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कम से कम 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन कि बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर जो है वो आपका 1098। और हेल्पलाइन से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। पिछले एग्जाम्स में आपका हेल्पलाइन से भी क्वेश्चन एक हर शिफ्ट में आप लोगों को दिखाई दिया होगा। अगला क्वेश्चन, और इसके लिए हमने पूरा हेल्पलाइन नंबर का फुल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया है, उसको वहाँ से आप लोग टेकअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि मानवाधिकार को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है। तो मानवाधिकार को संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया, क्योंकि इसी भाग 3 में आपका मूल अधिकार दिया गया है और इसी मूल अधिकार के अंतर्गत समानता के संबंध में अधिकार है। तो अगर असमानता होती है तो उस कंडीशन में मानव के अधिकारों का क्या होता है, उल्लंघन होता है। उसके साथ साथ स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 19, 20, 21, 22 में। तो उसके अंतर्गत भी अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है तो एक तरीके से आपका मानवाधिकार का भी उल्लंघन माना जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि मानवाधिकार को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया। तो मानवाधिकार संबंधी जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 3 में वर्णित किए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या है। तो इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या आपका 47 है। अगला क्वेश्चन आता है कि आपका उत्तर प्रदेश मानवाधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम मानवाधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना आपका 4 अप्रैल 1996 को किया गया। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश
अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया वो आपका 7 अक्टूबर 2010 को किया गया। देखिए दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि मानवाधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 96 में हुई थी, लेकिन इसका विधिवत जो गठन किया गया वो गठन आपका 7 अक्टूबर 2002 को किया गया, 7 अक्टूबर 2002। और 7 अक्टूबर जब 2002 को किया गया तब इसी के अंतर्गत आपका अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ? तो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष हुए थे एपी मिश्रा, और यही एपी मिश्रा जो है आपका 7 अक्टूबर 2002 को उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए और उसी समय इसका गठन किया गया, जबकि स्थापना 1996 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कि मानवाधिकार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो मानवाधिकार से संबंधित प्रथम जो इंटरनेशनल समिट आयोजित किया गया वो तेहरान में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था? तो सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल के द्वारा मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कि मानवाधिकार कौन सा दंड दे सकता है? तो कारावास दे सकता है, जुर्माना दे सकता है, सामुदायिक सेवा दे सकता है या केवल सिफारिश कर सकता है। तो मानवाधिकार जो है वो किसी प्रकार का दंड नहीं देता बल्कि वह केवल सिफारिश कर सकता है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मानवाधिकार समपरीक्षा की रिपोर्ट प्रति वर्ष किसे भेजता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार समपरीक्षा की जो रिपोर्ट होती है वो प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार को भेजता है। अगला क्वेश्चन 26वां कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल निर्धारित है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, और ये जो है आपका इधर भी संशोधन के द्वारा 2019 में किया गया, लेकिन इसके पहले आपका 2019 के पहले सदस्यों का जो कार्यकाल होता था वो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता था, लेकिन इसको 2019 में संशोधित करके इनके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करती है, इस समिति में शामिल नहीं होता है। तो इस समिति में कौन शामिल नहीं होता? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी शामिल होता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता भी शामिल होता है, जबकि राज्यसभा का जो सभापति होता है ये इस समिति में शामिल नहीं होता। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं आपके बालकृष्ण नारायण, बालकृष्ण नारायण। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आदर्श वाक्य क्या है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आदर्श वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, और ये जो बलस्य मूलम विज्ञानम है ये आपका DRDO का है। उसके बाद से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो है वो आपका ऑल इंडिया रेडियो का है, जबकि सर्वे भवन्तु सुखिनः जो है वो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आदर्श वाक्य माना जाता है। और आपके एग्जाम्स में आदर्श वाक्य से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा गया था, इसी वजह से मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदर्श वाक्य का क्वेश्चन भी सेलेक्ट कर दिया। अब हम लोग आते हैं अगला 31वां क्वेश्चन कि साइबर सुरक्षा किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो मेलवेयर के विरुद्ध, साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध, डिवाइस को बचाता है, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका साइबर सुरक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो साइबर सुरक्षा का जनक अगस्त कर्क होप्स को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं साइबर स्पेस शब्द किसने गढ़ा था?
मतलब साइबर स्पेस शब्द किसने बनाया था, तो आंसर हो जाएगा आपका विलियम गिब्सन। और इसी विलियम गिब्सन के द्वारा साइबर स्पेस शब्द को गढ़ा गया था या बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में कौन सी हैकिंग तकनीकी है जिसमें साइबर अपराधी अधिक ट्रैफिक प्राप्त करने या धोखा देने के लिए काल्पनिक वेब पेज या डोमेन बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्मिंग। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या भ्रष्ट करने या धमकी देने के कृत्य निम्न में किस रूप में वर्णित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका साइबर हमला। और इसी साइबर हमला के माध्यम से किसी सिस्टम नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या भ्रष्ट करने या धमकी देने के रूप को वर्णित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी कंपनी या एजेंसी की आईटी सुरक्षा का प्रबंध और रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर सुरक्षा विशेषज्ञ, संगठन के सीईओ द्वारा, सुरक्षा लेखा परीक्षक द्वारा, आईटी सुरक्षा इंजीनियर द्वारा। तो आंसर हो जाएगा आपका आईटी सुरक्षा इंजीनियर के द्वारा आपका एजेंसी का सुरक्षा और प्रबंधन रखा जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि सिस्टम हैकिंग में कौन सी गतिविधियां सबसे महत्वपूर्ण हैं, तो सिस्टम हैकिंग में सबसे ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना, पटरियों को कवर करना, पासवर्ड क्रैक करना, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका पासवर्ड क्रैक करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पहला हैकर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो पहला हैकर सम्मेलन जो है डेवन, बंगलुरु, डेफकॉन, ओस्कान, कहाँ पर, तो डेफकॉन में पहला हैकर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में कौन सा साइबर अटैक का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिशिंग अटैक। इस तरीके की भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछते हैं कि डायरेक्ट परिभाषा दे देता है और वो किससे संबंधित है। अगला 40वां क्वेश्चन कि साइबर सुरक्षा की विशेषता है, तो साइबर सुरक्षा की विशेषता अनुपालन हो गया, आंतरिक खतरों की प्रतिरक्षा हो गया, खतरे का रोकथाम हो गया, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन कि कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के लिए कौन सी भाषा उपयुक्त है, तो इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट में कहते हैं एआई, और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोलोग नामक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो हैकर शब्द की उत्पत्ति जो है वो MIS मिसप्रिंट हो गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, MIT होगा, MIT, और इसी MIT का फुल फॉर्म होता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और हैकर शब्द की उत्पत्ति इसी MIT के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन आता है ESOP में E का प्रतीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके SI में, जेल वार्डन वगैरह में भी देखा गया है। कोई ना कोई एक इंग्लिश का शब्द उठा दे रहा है और उसके बाद से उसमें से 20 शब्द का क्या प्रतीक माना जाता है, तो ESOP में E का क्या प्रतीक है, तो E का प्रतीक इमरजेंसी हो गया, इंग्लिश हो गया, एंटर हो गया, एम्प्लाई हो गया, तो आंसर हो जाएगा आपका एम्प्लाई। अब ESOP का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, तो ESOP का फुल फॉर्म होता है इम्प्लाई स्टॉक ओनरशिप। अगला क्वेश्चन आता है कि एक हैकर जिसके इरादे दुर्भावनापूर्ण नहीं हैं उसे कहा जाता है, तो एक हैकर जिसका इरादा दुर्भावनापूर्ण नहीं होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आपका डोमेन हो गया, बीजेट हो गया, वाइट हॉट हो गया या फ्रैकर हो गया, तो आंसर हो जाएगा आपका वाइट हॉट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत का पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई का क्या नाम है,
साइबर ग्रीड नाम है या फिर जैम्प मेटा नाम है, विश्वास नाम है या आश्वस्त नाम है? तो आंसर हो जाएगा आपका आश्वस्त। और इसी आश्वस्त को 10 जनवरी, नोट कर लीजिएगा, 10 जनवरी 2020 को अमित शाह के द्वारा इस आश्वस्त को लॉन्च किया गया, जो साइबर अपराध रोकथाम की ये पहली इकाई के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि साइबर दोस्त नामक ट्विटर हैंडल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो साइबर दोस्त नामक जो ट्विटर हैंडल है वो गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं 47वां कि त्रैमासिक पत्रिका साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो साइबर प्रवाह जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ये भी आपका गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, जो प्रत्येक 3 माह पर यह साइबर पत्रिका प्रवाह का प्रकाशन होता है, जिसके माध्यम से लोगों में साइबर जागरूकता के लिए ज्ञान प्रदान किया जाता है। 48वां क्वेश्चन कि आपका हैकिंग के लिए किसी यूज़र का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? तो हैकिंग के लिए किसी यूजर्स का पासवर्ड पता करना जो है वो स्पूफिंग कहलाता है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी युवा व्यक्ति के साथ ऑनलाइन संबंध बनाता है और ऑनलाइन संबंध बनाने के बाद वह यौन क्रिया करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा साइबर ग्रूमिंग। आंसर क्या होगा? साइबर ग्रूमिंग। यहाँ पर ऊ की मात्रा छूट गई है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, साइबर ग्रूमिंग। अगला क्वेश्चन कि साइबर हैकर को क्या कहते हैं? तो साइबर हैकर को भंजक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि साइबर कूट रचना का अपराध किस माध्यम से किया जाता है? कंप्यूटर के माध्यम से, प्रिंटर्स के माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से या सभी? तो आंसर हो जाएगा आपका साइबर कूट रचना का जो अपराध किया जाता है वो कंप्यूटर, प्रिंटर्स और स्कैनर तीनों के माध्यम से किया जाता है। इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा? सभी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि साइबर आतंकवाद हेतु दंड का प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के किस धारा में वर्णित है? तो आतंकवाद के लिए अगर कोई व्यक्ति साइबर के माध्यम से आतंकवाद फैलाता है तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान दिया गया है वो धारा 66F में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66F में उसका प्रावधान किया गया और इसके लिए बहुत ही कठोर दंड का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो है वो आपका बेंगलुरु में स्थापित किया गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पुलिस अधिनियम 1861। अब इसके पहले आप लोग देख रहे होंगे कि मानवाधिकार पे क्वेश्चन थे, उसके बाद से साइबर क्राइम पे थे। अब कुछ आपके पुलिस प्रणाली या पुलिस अधिनियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपके परीक्षाओं में पूछने की संभावना बनती है, क्योंकि आपका एक टॉपिक है पुलिस प्रणाली और उसी पुलिस प्रणाली के अंतर्गत आपका कौन सा टॉपिक आ जाता है? तो वो आपका आ जाता है पुलिस एक्ट। और ये पुलिस एक्ट कब बना था? तो ये पुलिस एक्ट बना था आपका 1861 में। तो पुलिस अधिनियम, जैसा कि हम इसका डिटेल पुलिस प्रणाली में पढ़ा चुके हैं, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत जो व्यक्ति भर्ती किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुलिस आरक्षी। इसका आंसर क्या होगा? पुलिस आरक्षी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के तहत पुलिस बल के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धारा 7। और इसी धारा 7 के अंतर्गत अगर कोई पुलिस वाला अपने कर्तव्य में लापरवाही करता है तो उस कंडीशन में धारा 7 के अंतर्गत उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि पुलिस अधिनियम 1861 के तहत पुलिस अधिकारी को पद त्याग की सूचना कितने दिन पूर्व दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 माह पूर्व। मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी जो है वो अपने पद की सूचना या त्यागपत्र की सूचना 2 माह पहले अपने सबॉर्डिनेट या अपने उच्च अधिकारियों को दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी
किसके द्वारा अनुमोदित सामग्री, रंग एवं बनावट की वर्दी पहनेंगे? तो पुलिस मुख्यालय द्वारा, या पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा, या पुलिस महानिदेशक द्वारा, या पुलिस अधीक्षक द्वारा। तो अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी जो भी हैं वो किसके द्वारा अनुमोदित वर्दी धारण करते हैं? तो पुलिस महानिदेशक, जिसको शॉर्ट में कहते हैं DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगला क्वेश्चन कि आर्म पुलिस का मूलतः निम्न दायित्व है। आर्म पुलिस का क्या दायित्व है? तो सरकारी खजाने एवं बंदियों को एस्कॉर्ट, क्वार्टर गार्ड की सुरक्षा करना, खतरनाक अपराधियों का पीछा करके पकड़ना, और केवल ए या उक्त दोनों। तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन कि ग्रामीण पुलिस में कौन शामिल है? तो ग्रामीण पुलिस में ग्राम थाने में बीट आरक्षी शामिल है, या फिर आपका जो रात में पहरा देता है, या ग्राम चौकीदार, या कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ग्राम चौकीदार, और ग्रामीण पुलिस में ग्राम चौकीदार को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, राजपत्रित अधिकारी माल खाने का निरीक्षण और रजिस्टर की जांच पड़ताल कर उस पर हस्ताक्षर कितने अवधि के अंतराल पर करेगा? तो आपका राजपत्रित अधिकारी जो माल खाने का निरीक्षण करेगा और रजिस्टर की जांच पड़ताल कर उस पर कितने अवधि के अंतराल पर करेगा? तो आंसर हो जाएगा तिमाही, और प्रत्येक 3 माह पर राजपत्रित अधिकारी माल खाने का निरीक्षण करके रजिस्टर की जांच करेगा, पड़ताल करेगा, और उस पर 3-3 महीने पर हस्ताक्षर करता रहेगा। अगला क्वेश्चन कि ए वर्ग के हिस्ट्री शीटर की निगरानी कम से कम कितने वर्षों में बंद की जा सकती है? तो 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, या मृत्यु के बाद? तो आंसर हो जाएगा आपका मृत्यु के बाद। देखिए ये हिस्ट्री शीटर है, और हिस्ट्री शीटर में 2 वर्ग दिए गए हैं, क्लास 1 और क्लास B, क या ख श्रेणी के हिस्ट्री शीटर। तो ए क्लास के जो भी हिस्ट्री शीटर होते हैं उनकी निगरानी जो है मृत्यु के बाद ही बंद की जा सकती है। अगला, GD तथा CD के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर होती है? तो GD और CD क्या होता है? तो GD का मतलब होता है जनरल डायरी, और CD का मतलब क्या होता है? तो केस डायरी। तो GD और CD के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका पुलिस अधीक्षक। अगला क्वेश्चन कि ग्राम चौकीदार की नियुक्ति कौन करता है? तो ग्राम चौकीदार की नियुक्ति जो है वो DM या जिला अधिकारी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? तो वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग फायरिंग हेतु, आत्मरक्षा हेतु, अपना लोकेशन बताने हेतु, किसी स्थल पर को प्रकाशित करने होती। तो आंसर हो जाएगा अपना लोकेशन बताने हेतु, और इसी अपना लोकेशन बताने के लिए पुलिस बल जो है वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में करते हैं ताकि उनके लोकेशन का पता चल सके। और इसका विकास जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो एडवर्ड विल्सन वेरी, नोट कर लीजिए, वेरी लाइट पिस्टल का जो विकास किया गया, आविष्कार किया गया, वो एडवर्ड विल्सन वेरी के द्वारा किया गया था। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया वेरी लाइट पिस्टल। अगला क्वेश्चन कि नागरिक पुलिस सेवा भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के सचिव, अपर सचिव व सदस्य की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन कि ग्रेनेड का प्रभावशाली रेंज क्या होता है? तो ग्रेनेड का जो प्रभावशाली रेंज होता है वो 30 मीटर से ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट जो है वो 1948 में लागू किया गया था। तो आंसर ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, और इसी मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा को अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपका मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के मसौदा समिति के अध्यक्ष रूजवेल्ट थे। अगला पॉइंट या अगला क्वेश्चन,
70वां कि जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो जनहित याचिका जो है वो किसी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन कि अधिकार का अस्तित्व किस पर आधारित है। तो अधिकार का अस्तित्व रीट पर आधारित है, उपचार पर आधारित है, अनुपचार पर आधारित है या संवैधानिक पर आधारित है। तो अधिकार का अस्तित्व जो है वो उपचार पर आधारित माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिका एक बार दायर करने के बाद वापस नहीं ली जा सकती। तो आंसर आपका हो जाएगा गौरव जैन है कि मुरली देवरा का केस है कि राम शरण का है कि शीला वारसे का है। तो इसका आंसर हो जाएगा शीला वारसे केस। और इसी शीला वारसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका यानी कि PIL एक बार दायर करने के बाद वापस नहीं ली जा सकती। अगला क्वेश्चन कि जनहित याचिका का जननी किसे माना जाता है। तो जनहित याचिका का जननी जो है वो पुष्पा कपिला हिंगोरानी को माना जाता है। और इसी पुष्पा कपिला हिंगोरानी के द्वारा बहुत सारे जनहित याचिकाओं का निस्तारण कराया गया, इसी कारण से इन्हें जनहित याचिका का जननी माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन कि किस वाद में किन्नर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई। तो नालसा केस या फिर NGO वाद या फिर राम नारायण सिंह वाद या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका नालसा केस। और इसी नालसा केस में किन्नर यानी कि हिजड़े को थर्ड जेंडर के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता प्रदान किया। अब हम लोग आते हैं लास्ट आपका 75वां क्वेश्चन कि भारत में जनहित का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में जनहित का जनक यानी कि PIL का जनक जो है वो न्यायमूर्ति PN भगवती को माना जाता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आप लोगों के लिए मैंने मानवाधिकार से संबंधित, उसके साथ साथ आपका साइबर क्राइम और पुलिस एक्ट और जनहित याचिका PIL इन तीनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है वो सारा क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। अब इसको अच्छी तरीके से आप लोग देख जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि इसमें से 1-2-4 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में फंस जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।